हेलो दोस्तों। तो आज मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने वाला हूँ नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो ये पूरा चैप्टर नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी का एक छोटा सा पार्ट है। अब कोई कमेंट करे कि नेल्सन मंडेला कौन था तो मैं उन्हें पहले ही बता देता हूँ। बाय द वे, नेल्सन मंडेला के बारे में आप लोग को पहले के क्लासेस में पढ़ना था, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ी और आपको अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। तो देखो, नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ये क्या है? तो देखो, वहाँ पे उनके प्रेसिडेंट बनने से पहले लगभग 300 सालों से गोरे चमड़ी वालों का शासन था और वहाँ पे अपार्थाइड सिस्टम था। अपार्थाइड सिस्टम क्या है? तो अपार्थाइड सिस्टम एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें कि लोगों को आपस में बांटा जाता है, जैसे उनके स्किन के कलर के आधार पे, जाति के आधार पे और उनके नस्ल के आधार पे उन्हें आपस में बांट दिया जाता है। लेकिन वहाँ पे उनके स्किन के कलर के हिसाब से बांटा गया था। वहाँ पे ब्लैक लोगों को गोरे लोगों के बराबर नहीं माना जाता था। ब्लैक लोगों के साथ काफ़ी अत्याचार होता था, भेदभाव होता था। वो लोग वहाँ पे स्वतंत्र नहीं थे। इसलिए नेल्सन मंडेला और उसकी राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना पूरा जीवन अपार्थाइड के खिलाफ लड़ने में बिता दिया। यहाँ तक कि इस बीच में नेल्सन मंडेला को 3 साल तक जेल में भी जाना पड़ा। लेकिन जब फाइनली 1994 में जब डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ तो मंडेला की अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने 400 में से 252 सीटों को जीतकर हिस्ट्री क्रिएट कर दिया। और फिर इनॉग्रेशन सेरेमनी होता है जिसमें कि 140 देशों के पॉलिटिकल्स एंड डिग्नेटरीज लोग वहां आते हैं और उस सेरेमनी के बाद लोग रंगभेद को भूलकर खुशियां मना रहे थे। तो ये था नेल्सन मंडेला का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। आई थिंक अब आप लोग को पता चल गया होगा कि नेल्सन मंडेला कौन थे और क्या थे। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो यार, और अगर आगे भी आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अब मैं आप लोग का बिना टाइम वेस्ट किए सीधे चैप्टर को एक्सप्लेन करता हूँ। 10 मई की सुबह ब्राइट एंड क्लियर थी और इनॉग्रेशन से पहले ही नेल्सन मंडेला को वर्ल्ड के लीडर्स और डिग्नेटरीज लोग रिस्पेक्ट देने आ रहे थे, मतलब सम्मानित करने आ रहे थे। साउथ अफ्रीका में इंटरनेशनल लीडर्स का एक सबसे बड़ा गैदरिंग होने वाला था। सेरेमनी प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग के खुले थिएटर में होने वाला था। ये सीट पहले गोरे चमड़ी वालों का था, लेकिन अब ये डिफरेंट कलर के रेनबो और कंट्रीज के जमा होने का जगह बन गया था, जो कि साउथ अफ्रीका के फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट को स्थापित करने के लिए जमा हुई थी। उस टाइम नेल्सन मंडेला अपनी बेटी जैनानी के साथ थे। मिस्टर डी क्लर्क सबसे पहले सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ग्रहण करी और फिर थाबो मबेकी ने सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली। और जब नेल्सन मंडेला की बारी आई तो उन्होंने संविधान का पालन करने और उसमें विश्वास कायम रखने की प्रतिज्ञा की और अपने आप को इस रिपब्लिक और इसके लोगों की भलाई के लिए समर्पित होने की शपथ ली। और वहाँ के जमा लोग और उनकी तरफ देख रहे वर्ल्ड से वो कहते हैं, आज हम सभी हमारी यहाँ उपस्थिति के द्वारा नई जन्मी लिबर्टी को शांत तथा आशा प्रदान करते हैं। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर के एक्सपीरियंस से, जो इतने लंबे एक्सपीरियंस के बाद खत्म हुआ है, एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए जिस पर पूरी मानवता गर्व करेगी। हम तो लंबे समय से दुनिया के देशों से कटे रहे, अब वर्ल्ड के इतने सारे देशों को होस्ट करने का मौका मिला है। हम हमारे उन इंटरनेशनल गेस्ट को धन्यवाद करते हैं कि वो अपने लोगों के साथ न्याय, शांति और मानवीय शान की विक्ट्री को अपने अधिकार में लेने आए। आखिर हम हमारी पॉलिटिकल आज़ादी प्राप्त कर चुके हैं। हम हमारे लोगों को गरीबी, अभाव, दुख, लिंग भेद तथा अन्य भेदभाव के बंधन से मुक्त होने की शपथ लेते हैं। यह कभी नहीं होगा कि यह सुंदर धरती एक दूसरे के द्वारा शोषण अनुभव करेगी। इतनी शानदार मानवीय कामयाबी का सूर्य कभी नहीं छिपेगा। स्वतंत्रता को राज करने दो। गॉड ब्लेस अफ्रीका। फिर कुछ देर के बाद
सभी लोग ऊपर की तरफ देखते हैं क्योंकि यूनियन बिल्डिंग के ऊपर साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रॉप कैरियर्स का एक बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन था। ये केवल प्रिसीजन या मिलिट्री फोर्स की शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि एक मिलिट्री का डेमोक्रेसी, न्यू गवर्नमेंट जो कि ईमानदारी और स्वतंत्रता पूर्वक चुनी गई थी, उसके प्रति लॉयल्टी का भी प्रदर्शन था। साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस जिनके चेस्ट पे पहले के प्राप्त रिबन्स एंड मेडल सजी हुई थी, वो लोग नेल्सन मंडेला के सामने सैल्यूट करते हैं और लॉयल्टी का कसम खाते हैं। नेल्सन मंडेला उस फैक्ट को नहीं भूले थे कि जो कुछ साल पहले मुझे सैल्यूट नहीं किया करते थे बल्कि मुझे अरेस्ट करते थे। फाइनली इम्पाला जेट न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग का स्मोक करता है जो कि ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्डन कलर से बना था। आगे फिर नेल्सन मंडेला कहते हैं, हमारे 2 नेशनल एंथम्स के द्वारा यह दिन मेरे लिए एक प्रतीक बन गया था। गोरे लोग नकोसी सिकलेल, आई अफ्रीका और काले लोग डाई स्टीम को गा रहे थे, जबकि नेल्सन मंडेला जान रहे थे कि उस दिन कोई भी ग्रुप गाने की लिरिक्स को नहीं जानता था, लेकिन जल्द ही वो उन शब्दों को दिल से जान जाएंगे। उसके बाद नेल्सन मंडेला थोड़ा हिस्ट्री याद करते हैं। 20वीं शताब्दी के फर्स्ट दशक में बिटेर एंग्लो बोर वार के कुछ साल बाद और उनके खुद के जन्म से पहले साउथ अफ्रीका के सफ़ेद चमड़ी वाले लोग काले लोगों के साथ अन्याय करते थे। वो लोग काले लोगों के साथ भेदभाव करते थे, लेकिन अब 20वीं शताब्दी के अंत में वह सब कुछ बदल गया था जो कि हो रहा था। अब उसकी जगह ऐसी ढांचे ने ले ली है जो कि सभी लोगों के अधिकारों और फ्रीडम को उनके स्किन कलर के आधार पे उन्हें नहीं बांटा गया था। और फिर आगे नेल्सन मंडेला कहते हैं, वह दिन हजारों लोगों की अकाल्पनिक बलिदानों के जरिए आया था। वो लोग जिनके दुख और जोश का अनुमान नहीं लगाया जा सकता था, जिनकी कीमत नहीं चुकाई जा सकती थी। उस दिन उन्हें एहसास होता है कि आज का जो दिन है वो वही पुराने देशभक्तों का कुलजोड़ है जो कि मेरे पहले मर चुके थे। फिर आगे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मुझे दुख था, मैं उनका धन्यवाद नहीं कर पाया और वे लोग वह नहीं देख पाए जो कि उनके बलिदान के द्वारा प्राप्त हुआ था। अपार्थिव सिस्टम मेरे देश और लोगों को एक गहरा और कभी न खत्म होने वाला घाव दिया था। उस गहरे घाव को भरने के लिए हम कई पीढ़ियां नहीं तो कई वर्ष जरूर गुजारेंगे, लेकिन गुलामी के दशकों का एक अन्य अप्रत्यक्ष प्रभाव भी था और वह यह था कि इसने ओलिवर टेम्बोस, वाल्टर सिसुलस, चीफ लथुलिस, यूसुफ डेडस, बारम, फिशर रोबोट, सोबुकवेस जैसे असाधारण साहस, बुद्धि और भलाई से भरे लोग को पैदा किए जो कि फिर से कभी जन्म नहीं ले सकते। शायद इस प्रकार के ऊंचे चरित्र को जन्म देने के लिए बहुत ही गहराई वाली गुलामी की जरूरत पड़ती है। देश खनिजों और हीरो मोतियों से भरा हुआ है जो कि इसके मिट्टी के नीचे दबे पड़े हैं, लेकिन मैं हमेशा से जानता हूँ इसकी महानता दौलत तो इसके लोग हैं जो कि सुंदर और शुद्ध हीरे से भी सच्चे हैं। स्ट्रगल के दौरान मैंने इन्हीं साथियों से साहस का अर्थ सीखा। समय समय पर मैंने पुरुषों और औरतों को एक ही विचार के लिए रिस्क लेते और जान देते हुए देखा है। मैंने पुरुषों को हमले और यातनाओं के सामने बिना टूटे और डटे देखा है, ताकत और हाथ दिखाते हुए जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। मैंने सीखा कि डर का ना होना ही साहस नहीं होता है, लेकिन डर पर विजय पाना ही साहस होता है। वीर पुरुष वह नहीं होता है जो कि डरता नहीं, बल्कि वो होता है जो कि डर को जीत लेता है। और फिर आगे नेल्सन मंडेला कहते हैं, कोई भी व्यक्ति जन्म से या स्किन के कलर या उसके बैकग्राउंड या उसके धर्म के आधार पर दूसरे व्यक्ति से नफरत नहीं करता, लेकिन नफरत करने के लिए सिखाते हैं। यदि वे नफरत करना सीख सकते हैं तो उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि लव नेचुरली ह्यूमन के हार्ट तक आता है। जेल के अंदर गंभीरता के समय भी जब मुझे
और मेरे साथियों को यातनाएं दी जाती थी, तब एक गार्ड के अंदर मानवता की चमक देखता था। शायद वह एक सेकंड के लिए ही सही, पर मुझे तसल्ली दिलाने और मुझे कंटिन्यू रखने के लिए काफ़ी था। आदमी की इच्छाएं उस फ्लेम के जैसा है जिसको छिपाया जा सकता है पर भुलाया नहीं जा सकता। जीवन में हर आदमी के पास दो उत्तरदायित्व होती है, उसके परिवार, उसके माता पिता, उसकी पत्नी और उसके बच्चों की उत्तरदायित्व, और उसके लोगों और समुदाय और उसके देश की उत्तरदायित्व। एक सभ्य और मानवीय समाज में हर व्यक्ति में अपने खुद के अनुसार जिम्मेदारियों को पूरा करने की योग्यता होती है, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में मेरी जैसी जाति और रंग के आदमी के लिए दोनों जिम्मेदारियां पूरा करना असंभव होता है। साउथ अफ्रीका में काले रंग वाले आदमी को, जो कि एक इंसान के जैसा जीने का कोशिश करता था, उसे दंड दिया जाता था और अलग थलग कर दिया जाता था। साउथ अफ्रीका में एक आदमी को जो लोगों के प्रति कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश करता, उसे उसके परिवार से निश्चित रूप से अलग कर दिया जाता था और एक अलग जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। मैंने शुरू में अपने लोगों और अपने परिवार के ऊपर अहमियत नहीं दी थी, लेकिन अपने लोगों की सेवा करने की कोशिश में मैंने पाया कि मुझे एक बेटे के रूप में, एक पिता के रूप में और एक पति के रूप में जिम्मेदारी निभाने से रोका गया है। मैं आज़ाद होने की चाह लिए नहीं जन्मा था, मैं आज़ाद पैदा हुआ था, इस तरह से आज़ाद जो कि मैं जान सकता था। मेरी माँ की कुटिया के पास दौड़ने के लिए आज़ाद था, मेरे गांव से होकर गुजरने वाली नदी के पानी में तैरने के लिए आज़ाद था, तारों के नीचे मेरा भोजन पकाने और धीमे चलने वाली बैलों की चौड़ी पीठ पर सवारी करने के लिए आज़ाद था। जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और अपने कबीलों के रिवाजों को माना, मैं आदमी या भगवान के नियमों द्वारा परेशान नहीं था। मैंने तब यह जाना कि मेरे बॉयहुड की आज़ादी एक इल्यूजन था, जब एक यंग मैन के रूप में मैंने पाया कि मेरी आज़ादी मुझसे पहले ही छीनी जा चुकी थी। मैंने इसके लिए तड़पना शुरू कर दिया था। शुरू में एक स्टूडेंट के रूप में मैं केवल अपने लिए आज़ादी चाहता था, रात को बाहर में रहने की थोड़ी आज़ादी, जो चाहूँ वह पढ़ने और जहाँ चाहूँ वहाँ जाने की आज़ादी। बाद में जोहान्सबर्ग में मैं एक जवान के रूप में मैंने अपने अंदर की शक्ति प्राप्त करने की, खुद की कमाई करने की, शादी करने और परिवार रखने की आधारभूत और सम्मानजनक आज़ादी के लिए लालसा करता था। वो आज़ादी जो नियम अनुसार जीवन में कभी बाधित ना हो। लेकिन फिर मैंने देखा कि न केवल मैं बल्कि मेरे भाई बहन भी आज़ाद नहीं थे। मैंने देखा कि केवल मेरी ही आज़ादी पर प्रतिबंध नहीं था, बल्कि मेरे जैसे सभी की आज़ादी पर अंकुश था। उसी समय मैं अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ा और उसी समय से मेरी खुद की आज़ादी की तड़प मेरे लोगों की आज़ादी की तरफ बन गई थी। मेरे लोगों के सम्मान से जीने की आज़ादी, जिसने मेरे जीवन को गतिशील बना दिया था, जिसने एक युवा डरपोक लड़के को साहसी लड़के, कानून का पालन करने वाले को अपराधी, एक परिवार को प्यार करने वाले पति को एक बेघर आदमी जीवन से प्यार करने वाले सन्यासी में बदल दिया था। मैं अगले आदमी से अधिक गुणी आदमी नहीं हूँ, पर मुझे लगा कि जब मेरे लोग आज़ाद नहीं हैं तो मेरे को मिली थोड़ी सी आज़ादी मुझे आनंद नहीं दे रही थी। आज़ादी व्यक्तिगत नहीं होती है। मेरे लोगों में एक पर बड़ी जंजीर उसी पर पड़ी जंजीरों के समान थी, जैसे मेरे सभी लोगों पर पड़ी जंजीरें मेरे ऊपर पड़ी जंजीर थी। मैं जानता था कि गुलाम बनाने वाले को भी आज़ाद करना पड़ता है, जिस प्रकार गुलाम को। एक आदमी जो कि दूसरे आदमी का आज़ादी छीनता है, वह खुद नफरत का कैदी होता है और नैरो मैंडनेस तथा आलोचना के सलाखों के पीछे होता है। मैं आज़ाद नहीं हूँ यदि मैं दूसरों की आज़ादी को छीनता हूँ। ठीक उसी तरह की मुझसे मेरी आज़ादी छीन ली जाए तो गुलाम बनाने वाला और गुलाम एक समान मानवता रूप से वंचित रह जाते हैं। तो बस यहीं पे आप लोग का ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आप लोग को चैप्टर समझ में आ गया होगा।
तो बस आज के लिए इतना ही। मैं अब आप लोग से अगले वीडियो में मिलता हूँ। अगर आप लोग अभी तक भी इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कर दो यार, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेना। तो बस आज के लिए इतना ही।